जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा कि हम वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्पेशल कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। चुनिंदा कंटेंट आप सभी के लिए इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर ये मनोबल किसी छात्र के मन में है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। आसान भाषा में आपको बताऊं कि जितने भी स्टेट पीसीएस के पद होते हैं मैक्सिमम या तो वो इंजीनियर्स होते हैं मैथ्स बैकग्राउंड वाले, या तो अपने हालातों को किनारे कर अपने लक्ष्य के प्रति अगर अग्रसर होके दृढ़ संकल्पित होके अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने वाला ही छात्र होता है। हालात मनुष्य जीवन है, उतार चढ़ाव लगे रहेगा। आप सभी को इस चीज का अनुभव और एहसास तो हो ही गया होगा अब तक कि जीवन में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हालात से लड़के ही आया है और कुछ सोच समझ के ही इस क्षेत्र में कदम रखा है और अपने हालात को ठीक करने के लिए ही आया है। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि हालात को दोष देके कभी जीवन में आप अपना समय ना खराब करें। हालात को अगर बदलने की क्षमता रखते हैं तो इस क्षेत्र में मेहनत करिए, सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब जो हमारा आज का सत्र होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत और साथ ही साथ उसके पड़ोसी देश और देश विदेश में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप सभी को पता है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन से क्रम के सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने, तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। वे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से चुने जाने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो झारखंड से, उड़ीसा से, है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। उनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बने थे। मतलब कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार ऐसा है कि तमिलनाडु क्षेत्र से एक उपराष्ट्रपति हमारे सामने देखने को मिलता है। मतलब ये तीनों, मतलब 1 और 2 और 3 सभी क्या है पॉइंट्स हमारे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न के फॉर्मेट में ऐसा बनाकर आपको देने का उद्देश्य ये है कि मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट ना पूछ के कूट पे आधारित प्रश्नों को पूछता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको ये पता हो, आप जानकार रहें। चलिए आइए, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हुए, है ना। वे तमिलनाडु से चुने जाने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चुनाव की तिथि क्या है, ये पूछा जा सकता है। 9 सितंबर 1925, जैसे कि मैंने प्रश्न पढ़ते ही आपको बताया था। 781 सांसद पार्टिसिपेट किए वोट देने के लिए, 767 ने अपने मत डाले, जिसमें से 752 वैध रहे और 15 अवैध थे।
781 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार थे और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी थे, जो कि इनसे पराजित हो गए। परिणाम क्या हुआ? राधाकृष्णन स्पष्ट बहुमत से विजयी बन गए। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो चंद्रपुर पोन्नुसामी राधाकृष्णन इनका नाम है, पोन्नुसामी, ठीक है। 4 मई 1957 को इनका जन्म हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, ठीक है, आरएसएस के ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे आरएसएस बोलता हूँ साहू जी हंस देते हैं, काहे हंसते नहीं मालूम, ठीक है। आरएसएस भाई एक संस्था है, ठीक है। पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं 98 से 99 तक के, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आती है बात स्टैटिक पोर्शन की, जो हमें पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक इसका प्रावधान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। पहला क्या है? पहला है भारत का राष्ट्रपति। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, चलो बताओ, भारत के राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है, प्रश्न पे बल दीजिएगा। 5 वर्षों का शासनकाल होता है 67 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, संसद में संचालन कार्यपालिका विधायिका के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 67 का कहता है उपराष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति से जुड़े इस्तीफे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो जगदीप धनखड़ जी अभी अपने स्वास्थ्य को लेकर जो इस्तीफा दिए थे वो इसी अनुच्छेद के तहत दिए थे, इसलिए इसको मेंशन किया गया है, जबरदस्ती नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखें। पद रिक्त होने पर 60 दिनों के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है, तो इसीलिए वर्तमान में चुनाव कराया गया। राज्यसभा की अध्यक्षता जब तक उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपसभापति क्या है? कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। चलो, हरिवंश नारायण सिंह जो है वर्तमान में कार्यकारी सभापति थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। संबंधित अनुच्छेद 63 से 71 तक के। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 के तहत इनका चुनाव होता है। मतदाता कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, कुल 781 सांसद रहे हैं। वोटिंग प्रणाली होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसे कहा जाता है संवैधानिक रूप में हिंदी में, तो आप इसे याद रख सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, गुप्त मतदान होता है ये, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात करें तो 66 में दिया गया है, आर्टिकल 66 में इसके बारे में। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी में होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लाभ का पद होता है, तो आप सभी लाभ का पद प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किन 2 मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम जो जजों की पूरी लॉबी है वो 34 सीट्स होती है, तो इन दोनों को राष्ट्रपति ने नियुक्त करके उस लॉबी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, और ये है न्यायमूर्ति आलोक आराध्य और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली, ठीक है। वर्तमान में अभी अभी ये नियुक्ति की गई है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृति शक्ति 34 जज अब पूरी हो गई है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक राधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति विपुल पंचोली वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब जो है वो वहाँ का पद छोड़ेंगे और आकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जगह संभालेंगे, ठीक है। चलें आगे। और इसका निर्णय किसने लिया है? तो कॉलेजियम ने लिया है। क्या होता है? 5 सदस्यों का कॉलेजियम होता है, जो कि ये तय करता है कि किसे इस 34 जो आपका स्वीकृति शक्ति के कुल जो लॉबी है
उसमें कौन सा जज को बुलाया जा सकता है, कौन से जज को नियुक्ति की जा सकती है, उसका सलाह राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति फिर जो है वो नियुक्ति करता है जजों की। तो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक बनाया गया ना, कार्यकारी निदेशक बनाया गया उर्जित पटेल जी। 2016 में नोटबंदी हुआ था, पता है आप सभी को। 2017 में जीएसटी आया था, बहुत ज़्यादा परेशान था भारत देश, ठीक है। आर्थिक मंदी का समय था, अभी भी वर्तमान में चल रहा है। कई लोग तो बोलते हैं अभी भी उसी का प्रभाव है, तो प्रभाव तो कहीं ना कहीं होगा और नहीं भी होगा, ठीक है। प्रभाव के बहुत सारे कारण होते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे उसको। खैर, अपन वापस आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है मेरे प्रिय साथियों, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर मुद्रा या पैसा हम आसान भाषा में समझते हैं, मुद्रा जान ले तो मुद्रा के हस्तांतरण का कार्य करता है, ठीक है। लोन प्रोवाइड करता है देशों को, ठीक है। तो उसमें अगर देखें तो पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 2016-17 में, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, 2017 में आपका जीएसटी आया था, तो उस समय क्या थे, भारतीय रिजर्व बैंक के क्या थे, तो गवर्नर थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक बनाए गए हैं, कार्यकारी निदेशक। 28 अगस्त 2025 से ये अपना पदभार संभालेंगे, 3 साल के लिए है। उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड के भारत और अपने निर्वाचन क्षेत्र में अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, लाइक दक्षिण एशियाई देशों में भी इनका प्रभुत्व रहेगा, ठीक है। चलो, तो इतना ही ठीक है। 24वें नंबर के गवर्नर थे, ये पता होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला चीज़ है। अभी वर्तमान में बनाए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नोटबंदी के समय में कौन थे गवर्नर, जब जीएसटी लगा था तो गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है इसका, याद रखें, ठीक है। चलो बताओ, आप लोगों के लिए प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था और गैर भारतीय गवर्नर कौन था पहला? बहुत गहरा प्रश्न है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत सरकार ने किस वरिष्ठ राजनयिक को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? हाँ, दिनेश के पटनायक, ठीक है। अब दिनेश के पटनायक जी को बनाया गया है क्या, तो आपका भारत का राजदूत कनाडा में, और कनाडा में भारत में कनाडा का राजदूत बनाया गया है क्रिस्टोफर कोटूर को। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। आगे डिटेलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उच्चायुक्त बनाते रहते हैं। हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला, ठीक है, राजीव शुक्ला, क्लियर, राजीव शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। चले आगे, राजीव शुक्ला कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। आईपीएल और ना जाने कितने सारे इवेंट के ये जो है संयोजक रह चुके हैं, है ना। चलो, बीसीसीआई से स्टैटिक याद रखें, 1928 में चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पूर्ण सदस्य है। राजीव शुक्ला अध्यक्ष है कार्यवाहक, देवजीत सैकिया सचिव है। सैकिया। चलो, हाल ही में भारत ने निम्न में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपक मित्तल, क्या नाम है इनका? डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत बनाया गया है। 1998 बैच के विदेशी सेवा अधिकारी हैं ये, ठीक है। तो बस यही याद रखें, भारत और संयुक्त अमीरात के संबंध आप सभी जानते हैं। बहुत बड़ा तेल का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए कार्य करता है, व्यापार और निवेश में काम करता है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है इसके बीच में, सेपा,
व्यापार और निवेश के बीच में, समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी निरोधी सहयोग भी देते हैं। भारतीय सेना और अरब की सेना दोनों है संयुक्त सैन्य अभ्यास में लगे रहती है। 45 लाख से अधिक भारतीय यूएई में रहते हैं, है ना। आप जाओगे यूपी बिहार इधर तो ज़्यादातर लोग जो है अपने घर द्वार छोड़ के जो है वहाँ रह के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम्स ही रह रहे हैं, आप पता करेंगे तो उसमें से आप 70 और 30 का रेशो देखेंगे। 30% जो है मुस्लिम्स हैं और 70% जो है नॉन मुस्लिम्स हैं, तो सबका रोजगार जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। चलो, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी ने खान मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? क्या नाम है? श्री पीयूष गोयल, ठीक है। यही याद रखें, खान मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। 94 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व परिवहन के तहत निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? अजय कुमार सिंह, राजेश चौहान, भूपेंद्र गुप्ता, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता नाम है इनका, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, है ना। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के, इससे पहले इन्होंने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर चुके हैं। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा डैम है, और अगर हम बात करें तो वहाँ अगर इनका एक्सपीरियंस है तो भारत के भी जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन है उसमें इनका काफ़ी अनुभव काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? बाप रे बाप, पता है आपको? इनका नाम है अनुतिन चर्नविराकुल। अनुतिन चर्नविराकुल नाम है इनका। इनका जो है प्रधानमंत्री बने हैं। यही है जो जड़ी बूटी को दवा बोले हैं। जो कैनाबिस होता है ना, गांजा 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 बहुत सेवन कर रहे हैं लोग इसका। मत करना, किसी को करने भी मत देना। नशा नाश का कारण है, जीवन खराब हो जाएगा। तो उसको ये क्या बोले थे, देखो, वैध बनाए थे, अब ये क्या बन गए हैं? नशा को पास कर दो, ठीक हो जाता है सब। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, 247 वोट से जीते हैं। भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया पड़ोसी देश हैं। बैंकॉक राजधानी है। थाई भाट, ठीक है, थाई भाट जो है यहाँ की मुद्रा है। और बैंकॉक तो जाते रहते हैं सब, है ना। क्या करने जाते हैं? बोलते हैं घर में जाके कि हम बुद्धा के सारे जो है आपका गौतम बुद्ध जी के थेरेपी लेके आएंगे, और उसके आड़ में वहाँ जाके सब थाईलैंड वालों को जो जाने के लिए वहाँ का इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं जाके भारतीय लोग, समझे ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने निम्न में से किसे अपना उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी चुना है? डॉक्टर राजीव रंजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो ब्रिक्स देशों का बैंक है, और ये भारतीय प्रतिनिधित्व ये प्रदर्शित करता है कि ब्रिक्स का जो ये बैंक है इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व होने की वजह से हम आपसी आर्थिक सहयोग और राजनीतिक सहयोग में बेहतर कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो 2014 में स्थापना हुई है। ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, है ना, इसके सदस्य हैं। स्थापित किया है इन्होंने। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बार बार बता दिया हूँ मैं आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में है। दिलामा रूसेफ अध्यक्ष हैं इसके। 2015 से संचालन चालू हुआ है, 2014 में स्थापना हुई है। उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे व सतत विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में भी है, ब्राज़ील में है, रूस में है और भारत में है, ठीक है। भारत में कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। गिफ्ट सिटी कहा जाता है गांधीनगर में, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? क्या नाम है इनका? अनीश दयाल सिंह।
अनीस दयाल सिंह नाम है इनका, अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री के, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, क्षमा चाहूँगा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि रिपोर्ट करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को, अजीत डोभाल जी को। इनका एक्सपीरियंस देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं, पैरामिलिट्री में नेतृत्व कर चुके हैं, सीआरपीएफ में उनकी प्रमुख जो है पहले रही हैं, नक्सल रोधी मोर्चा चला चुके हैं, चुनाव सुरक्षा चला चुके हैं, बल पुनर्गठन कल्याण कर चुके हैं, संवाद पहल कर चुके हैं। संवाद पहल क्या होता है कि अगर कहीं अशांति फैल गई है तो वहाँ जाकर डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ बात करके सुलह कराना, समझौता कराना। ठीक है, चलें आगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल के बारे में इसके पीडीएफ में देख लेना, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। इसका स्टैटिक पोर्शन ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, दंगे के समय में, सांप्रदायिकता के समय में, आंतरिक अशांति के समय में ये नियंत्रण करती है, नक्सली रोधी अभियान में काम करती है, चुनाव ड्यूटी में काम करती है, सीमा सुरक्षा सहयोग काम करती है। और आपको पता होगा कि आपका, हाँ इतना ही ठीक है, संसद, एयरपोर्ट, वीआईपी सुरक्षा का भी कार्य करती है कौन? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, चलो कंप्लीट हुआ हमारा सत्र। यहाँ पर आज का क्वेश्चंस आप लोग से पूछा नहीं गया है क्योंकि आड़ा बाड़ा जो है इसमें डाला नहीं गया है क्वेश्चन। ठीक है, इससे मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या बोलूँगा मैं। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को थोड़ी सिखाते रहूँगा कि क्वेश्चन डाल देना करके। चलिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम कल पूछेंगे आपसे प्रश्न। तो यहीं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।